हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्लास 12th के और जेईई मेंस और नीट के बैच आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और जूम ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक, और क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी आपकी क्लास 12th के लिए, ये जो टाइमिंग है यहाँ पर, ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स 7 से 8 इनकी मैथमेटिक्स, या फिर अगर जो बायो वाले बच्चे हैं उनकी बायो की क्लास रहेगी। 8 से 9 आप लोगों की फिजिक्स की क्लास रहेगी, और 9 से 10 आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। ठीक, और जो इन क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको, उनके क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम एक और ऐप है, वो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस टेलीग्राम पर आपको RA कोचिंग फॉर क्लास 12th ये ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर। ठीक, और इसी तरीके से जो बच्चे जेईई मेंस और नीट की तैयारी करना चाहते हैं वह भी हमारे साथ जूम ऐप पर लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और उसके साथ साथ उनके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आर्य कोचिंग फॉर जेईई मेंस / नीट, ये चैनल आपके ग्रुप का नाम है, और वहाँ पे टेलीग्राम पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और जो जेईई मेंस और नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनकी जो टाइमिंग रहेगी, यहाँ पर टाइमिंग यही है, बस उनकी क्लासेस का जो शेड्यूल है वह चेंज हो जाएगा। जो क्लास रहेगी उनकी 7 से 8 वह पहली क्लास रहेगी उनकी फिजिक्स की, और 8 से 9 उनकी क्लास रहेगी केमिस्ट्री, और 9 से 10th रहेगी उनकी मैथमेटिक्स, या फिर जो बच्चे नीट वाले हैं उनके लिए बायो की क्लास रहेगी। यह टाइमिंग जो है यह है जेईई मेंस / नीट। ठीक, चलिए, तो ये आप लोगों को टाइमिंग क्लियर हो गई। तो 2 बैच इस समय रनिंग में है, एक तो जेईई मेंस और नीट के लिए, और एक क्लास 12th के लिए। ठीक, चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है पृष्ठ रसायन। कौन सा चैप्टर है? पृष्ठ रसायन। यह 2 बुक हैं आपके कोर्स में, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट का ये 5th चैप्टर है, पृष्ठ रसायन। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो देखो, पृष्ठ रसायन में आप लोगों को किसके बारे में पढ़ाना है? ऐसी केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करनी है जो पृष्ठ से संबंधित हो। पृष्ठ से संबंधित जो केमिस्ट्री रहेगी उसे इस टॉपिक या फिर इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पृष्ठ रसायन में 3 सब टॉपिक्स हैं। जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। पहला है आपका अधिशोषण के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। दूसरा जो यहां पर हमको टॉपिक स्टडी करना है वह उत्प्रेरण। ठीक, कैटालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और थर्ड वन है कॉलॉइड। तो इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस चैप्टर को, और इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। इसका मतलब ये तीनों जो भी हैं, अधिशोषण है, उत्प्रेरण और कॉलॉइड है, ये पृष्ठ से संबंधित केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक हैं, और इसीलिए इनको इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अधिशोषण, कि भैया अधिशोषण किसे कहते हैं। देखिए, आज तक आपने जो सबसे ज़्यादा बात की वो अवशोषण की है। यहाँ हम लोग अवशोषण की बात नहीं कर रहे। अवशोषण एक अलग फिनोमिना है और एक अधिशोषण एक अलग फिनोमिना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर बातचीत किसकी कर रहे हैं? अधिशोषण की। तो अधिशोषण में क्या होता है? जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ की सतह पर आकर जुड़ते हैं। केवल और केवल किस पर आकर जुड़ते हैं? सतह पर। मान लीजिए कोई पदार्थ है, और इस पदार्थ की सतह पर कोई पदार्थ B के कण इसकी सतह पर आकर जुड़ने लग जाएं, एक ही सतह पर आकर जुड़ने लग जाएं, तो यह जो घटना है, यही घटना क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाएगी। तो देखो, इस तरीके से हमने B पदार्थ के कण A पदार्थ की सतह पर आकर जोड़ दिए। ठीक है, A पदार्थ की सतह पर लाकर जोड़ दिए, और ये घटना क्या है हमारी? अधिशोषण। क्या कहलाएगी? अधिशोषण। जबकि वास्तव में अवशोषण में क्या होता है? जो A पदार्थ है उसकी संपूर्ण भाग से संबंधित ये घटना होती है अवशोषण में, और B संपूर्ण पदार्थ में वितरित हो जाता है।
बी संपूर्ण पदार्थ के अंदर वितरित हो जाता है। इस तरीके से संपूर्ण पदार्थ में वितरित होता है। और यह क्या कहलाएगा? अवशोषण। क्या कहलाएगा? ये अवशोषण। और यह क्या कहलाएगा? अधिशोषण। तो बताओ यहां पर कौन सी घटना सतह से संबंधित है? ये या फिर ये सतह से संबंधित है। दिखाई दे रहा है केवल और केवल सतह पर, अंदर कोई कण नहीं आके जुड़ा है। और जबकि इस वाले में सभी के सभी आकर किधर जुड़े हैं? अंदर आकर जुड़े हैं। तो यह घटना कौन सी है? अवशोषण। ठीक, तो हम लोगों को इसकी बात नहीं करनी। क्यों? हम लोग केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी उनके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, जब अधिशोषण की जो घटना है, यहाँ पर दो चीजों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एक वो पदार्थ है जिसकी सतह पर आकर कोई जुड़ रहा है पदार्थ। तो जो पदार्थ ए है उसे हम लोग नाम देंगे, ए पदार्थ को अधिशोषक। क्या बोलेंगे? ए को अधिशोषक। जिसकी सतह पर आकर कोई जुड़ जाए उसे क्या बोला जाएगा? अधिशोषक। और बी जो किसी की सतह पर आकर जुड़ रहा है, जो किसी की सतह पर आकर जुड़ रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। क्या बोलेंगे हम लोग? अधिशोष्य। ठीक, तो अब यहां पर हमें क्या क्या डिफाइन करना है? एक तो अधिशोषक डिफाइन करना है, और एक क्या करना है? अधिशोष्य। और एक हमको डेफिनेशन देनी है अधिशोषण की। ये तीनों टर्म्स आपसे बोर्ड में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अधिशोषण की डेफिनेशन दे लें, क्योंकि देखो अगर अधिशोषण की डेफिनेशन आपने दे दी तो आप आसानी से अधिशोषक की भी दे पाओगे, और अगर आपने अधिशोषक की दे दी तो अधिशोष्य की भी दे दोगे। देखो अधिशोषण की डेफिनेशन देते समय आपको पता है कि ये घटना या प्रक्रम है, तो कैसे डिफाइन करोगे? कि वह प्रक्रम जिसमें किसी अन्य पदार्थ के कण किसी पदार्थ की सतह पर आकर जुड़ते हैं, अधिशोषण कहलाता है। यहां पर मैंने एक प्रक्रम को डिफाइन किया है, ना कि पदार्थ को। दोबारा से सुनो डेफिनेशन। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के कण आकर जुड़ते हैं, क्या कहलाता है? वह प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है। क्लियर है डेफिनेशन आप लोगों को? चलिए अब हम लोग किसकी डेफिनेशन देने वाले हैं? अधिशोषक। और अधिशोषक आप लोग जानते हो क्या है? ये पदार्थ है। तो जब इसकी हम लोग डेफिनेशन देंगे तो वहां पे हमें पदार्थ शब्द का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोषक की डेफिनेशन देते समय वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोष्य के कण आकर जुड़ते हैं, वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोष्य के कण आकर जुड़ते हैं, क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई अधिशोष्य किसे कहेंगे? अधिशोष्य की डेफिनेशन क्या रखोगे? तो अधिशोष्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? बताओ। वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ की सतह पर जुड़ता है, क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी, अधिशोषण की, अधिशोषक की और अधिशोष्य। अधिशोषक और अधिशोष्य पदार्थ हैं, और जबकि अधिशोषण प्रक्रम है। क्लियर हुई आप लोगों को डेफिनेशन? तो आपको जो डेफिनेशन है प्रॉपर लिखी हुई, जो बच्चे डेफिनेशन नहीं लिख पाए होंगे मेरे साथ, वो टेलीग्राम पर आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पर वो डेफिनेशन लिखी हुई है, और वहां से आप लोग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, अधिशोषण और किससे रिलेटेड? अधिशोष्य और अधिशोषक को समझने के लिए। ठीक है, यहां पर हमने लिखा है अधिशोषक, और यहां हम लोग लिख रहे हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य कौन होता है? वह पदार्थ जो किसी की सतह पर आकर जुड़ेगा। जनरली अधिशोष्य के रूप में हमारे पास क्या हो सकता है? गैस हो सकती है। अधिशोषक वह पदार्थ जिसकी सतह पर आकर कोई जुड़ता है। ठीक है, तो मैं एरो बना रहा हूं, अधिशोष्य जुड़ रहा है ना, किसके ऊपर जाके जुड़ रहा है? अधिशोषक के ऊपर। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अधिशोष्य किसकी सतह पर जाकर जुड़ रहा होगा? अधिशोषक की सतह पर। और अधिशोषक जनरली सामान्यतः क्या होंगे? ठोस होंगे, या फिर ये क्या हो सकते हैं? द्रव्य हो सकते हैं, पर जनरली सामान्यतः क्या रहेंगे? ठोस। और अधिशोष्य में हम लोग ज्यादातर किसका उदाहरण लेंगे? गैस का उदाहरण लेंगे। किसका उदाहरण लेंगे? गैस का। ठीक है, गैसों को हम लोग किस पर अधिशोषित करा रहे हैं? ठोस की सतह पर अधिशोषित करा रहे हैं। ठीक, देखिए जैसे अधिशोष्य में हमने सबसे पहली गैस ली हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस को हमें अधिशोषित कराना है, तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग अधिशोषित कराने के लिए जो सबसे अच्छा इसके लिए अधिशोषक होता है वह होता है पैलेडियम धातु। कौन सी धातु?
पैलिडियम धातु। अगर आपने पैलिडियम धातु ली, ये पैलिडियम धातु है, और इसे हाइड्रोजन गैस की सराउंडिंग में अगर रख दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पर आकर जुड़ने लगते हैं, इसकी सरफेस पर आकर इस तरीके से जुड़ने लगेंगे। और यह प्रक्रम जो हाइड्रोजन के अणु इसकी सरफेस पर आकर जुड़ रहे हैं, यही प्रक्रम हमारा क्या कहलाता है? अधिशोषण। क्या कहलाता है ये? अधिशोषण। तो जो आपको ये बबल से दिखाई दे रही है क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और जो ये आपको रॉड दिखाई दे रही है, यह किसकी रॉड है? पैलेडियम की। और ये पूरा जो प्रक्रम हुआ ये क्या था? अधिशोषण। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वह आपसे ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन गैस के लिए एक अधिशोषक की भांति कार्य करेगा, तो आप लोग क्या टिक करके आओगे? पैलेडियम धातु। या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पैलेडियम धातु पर कौन सी गैस सुगमता से अधिशोषित हो जाती है, तो आप लोग क्या टिक करके आओगे? हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको N2 गैस दे दी जाए, कौन सी गैस दे दी जाए? N2 गैस, और आपसे पूछ लिया भाई N2 गैस किस पर अधिशोषित होती है, तो N2 गैस जो अधिशोषित होती है माइका पर। किस पर? माइका। या फिर माइका को हम लोग अभ्रक भी कह सकते हैं, अभ्रक पर यह बहुत अच्छी अधिशोषित होती है। ठीक, नाइट्रोजन गैस किस पर अधिशोषित होती है? माइका, या फिर हम लोग उसे क्या कह सकते हैं? अभ्रक। अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया, NH3 गैस, NH3 गैस, NH3 गैस जो आपकी अधिशोषित होती है वह होती है आपकी चारकोल पर। किस पर अधिशोषित होती है? चारकोल पर। ठीक है, तो आपसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट गैस हैं जिनके आपको अधिशोषक याद रखने, और यही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक और आपको लिखना है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस किस पर अधिशोषित होती है? ऑक्सीजन जो गैस अधिशोषित होती है वह होती है आपकी किस पर? बताइए? टंगस्टन पर। किस पर? टंगस्टन धातु पर, टंगस्टन धातु पर। ठीक, और जल वाष्प, जल वाष्प, जल वाष्प जो अधिशोषित होती हैं यह होती हैं सिलिका जेल पर। किस पर अधिशोषित होती हैं? सिलिका जेल पर। ठीक है, सिलिका जेल। चलिए, तो सिलिका जेल पर क्या अधिशोषित हो जाती हैं? आपकी जल वाष्प। तो ये आपको याद रखने हैं, कुछ अधिशोष से बताए हैं मैंने और उनसे रिलेटेड क्या बताया उनके अधिशोषक, और ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, देखिए एक CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड, यह भी चारकोल पर अधिशोषित होती हैं। किस पर अधिशोषित होती हैं? चारकोल पर। ठीक है, तो इन दोनों गैसों के बारे में भी आपको याद रख लेना है कि CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड भी चारकोल पर अधिशोषित होती है। तो चारकोल पर बताओ कौन कौन सी गैस अधिशोषित हो गई? एक तो अमोनिया गैस, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और एक मेथेन गैस। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब इसके और भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अधिशोषण के, जो कि आपको समझने होंगे। ठीक, जैसे चीनी। चीनी जब हम लोग तैयार करते हैं तो चीनी वास्तव में रंगहीन नहीं होती पहले। ठीक है, जो हमारे पास परिष्कृत शर्करा होती है, परिष्कृत शर्करा जो पूर्ण रूप से भी शुद्ध नहीं हुई है, वह कैसी होती है? रंगीन होती है। कैसी होती है? रंगीन। अब रंगीन से हमें उसे क्या बनाना है? रंगहीन बनाना है। कैसा बनाना है? रंगहीन, मतलब वाइट कर देना है, उसका कोई कलर नहीं रहना चाहिए। तो जो उसका रंगीन घटक है, कोई ना कोई कलर होगा जिसकी वजह से वो रंगीन है, तो जो उसका रंगीन घटक है उसे हम लोग किसी अन्य पदार्थ की सतह पर क्या कराएंगे? अधिशोषित कराएंगे। रंगीन घटक को हमें क्या कराना है? अधिशोषित कराना है, तो किसी पदार्थ की सतह पर कराएंगे, और वह जो हम लोग जिसकी सतह पर इसे अधिशोषित कराते हैं वह होता है जांतव चारकोल। क्या होता है? जांतव चारकोल। जांतव चारकोल की हम लोग परत लगा देते हैं। जांतव चारकोल की परत लगाकर परिष्कृत जो चीनी होती है, अपरिष्कृत चीनी, उसको हम लोग वहाँ पर प्रवाहित करते हैं, तो उसका जो रंगीन घटक है वो जांतव चारकोल की सतह पर क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है, और हमारे पास कैसी चीनी मिल जाती है? हमें रंगहीन चीनी प्राप्त हो जाती है, और ये रंगहीन चीनी जो है हम लोग यूज में लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? तो ये हमारा अधिशोषण का क्या था? एग्जाम्पल। ऐसे ही अगर मान लो कहीं वायु में आर्द्रता है, आर्द्रता मतलब नमी है, और हमें इस आर्द्रता को क्या करना है? हटाना है, या फिर इस नमी को हमें क्या करना है? हटाना है। आर्द्रता को हम लोग नमी भी कह सकते हैं। तो अगर हमें नमी को हटाना है, वहाँ पर मॉइस्चर को अगर हमें हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिलिका जेल का यूज़ कर लेंगे। किसका यूज़ कर लेंगे? सिलिका जेल। तो सिलिका जेल उस
नमी, नमी किसकी वजह से है बताओ? वायु में जब क्या है, जल वाष्प है, तो इसका मतलब जल वाष्प को अपनी सतह पर क्या कर लेगी, अधिशोषित कर लेगी, और वायु में से नमी या फिर आर्द्रता क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और हमें कैसी वायु प्राप्त हो जाएगी, शुष्क वायु प्राप्त हो जाएगी। तो कहेगा नमी या फिर आर्द्रता युक्त वायु को शुष्क करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए, सिलिका जेल का। और ये सब हमारे किससे रिलेटेड प्रक्रम है, अधिशोषण, किससे, अधिशोषण। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह हमको यहाँ पर स्टडी करना है कि भाई अधिशोषण हो क्यों रहा है, अधिशोषण के होने के पीछे कारण क्या है। तो इसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो आप लोग नीचे कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।